भी करनी है और इवन आपके ये कोर्स में भी होता है जब ये सिविल सर्विसेज एकेडमी में आप जाते हैं तो उसमें ड्यूरेशन में भी ये चीज जो है वो इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स भी मिलती हैं, आपको इस पे काम करना होता है। उसके अलावा इंटरव्यू इंटरव्यू के ड्यूरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है, उनको कैसे किया जाता है, तो वो भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लर्न कर सकते हैं और वो भी आपको थॉरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नाउ कम टू वर्ड्स कि क्या बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है किसी और सब्जेक्ट के साथ, तो बिल्कुल करता है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज के साथ करता है, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ करता है, करंट अफेयर्स के साथ भी इसका लिंक है। इवन दो कुछ इसके ऐसे पार्ट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के साथ भी इनके लिंक्ड है। सो इसका जो सिलेबस है ना, एक तो ये कि स्टैटिक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ चेंज होता जाए। जो बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कॉम्पैक्ट सिलेबस होता है, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी कॉम्पैक्ट सिलेबस है। ओके, सो इसका जो सिलेबस है, एक तो ये कि स्टैटिक है, कुछ इस तरह का सिलेबस नहीं है कि डे बाय डे चेंजेस आती जाए, और वो जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आता है। मुमकिन है ऑन गोइंग पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसके साथ इंटर रिलेट करके कहा जा रहा हो कि आप इस पे जो है वो इसको एनालाइज करें। ठीक है, तो वाइडली इसका जो मटेरियल है ना बहुत अवेलेबल है, मतलब कहीं से भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डाटा ले सकते हैं। बट दो बुक्स हैं जो आपकी ई लाइब्रेरी में भी है, उसकी जो असेसेबल है आपके लिए। एक है उसमें नोट्स जो कि लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। नंबर टू, डॉक्टर सुल्तान खान की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है वो बेस्टेस्ट बुक है इस सिलेबस को कवर करने के लिए। साथ ही साथ जो डाटा मेटर से शेयर्ड होगा, ये जो स्लाइड्स गिवन होंगी, इनके साथ आप लिंक करके अपने नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, मैं क्यूरीज लेती हूँ, वंस मुझे अपना स्टांस जो है वो कंप्लीट कर लेने दें। अच्छा, नाउ कम टू वर्ड्स कि इसका क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है, क्या आपको इस पे रटा लगाना होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो फिर आप इसको अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं। कई दूसरे सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपको केस स्टडीज और कुछ इस तरह से मॉडल्स ऐड करने पड़ते हैं जिनकी हेल्प से आप बात अपनी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास लेवरेज होती है, आप अपना भी अपने अकॉर्डिंग भी उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जो कह सकते हैं फिलोसफर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो भी मैनेजमेंट की हद तक करेंगे। और कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपको पेपर में हेल्प देंगे इन केस आप जो है वो उसमें एनालाइज करने लगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स के बारे में बात होगी, दो बुक्स है ई लाइब्रेरी में है। एक तो उसमें नोट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, नंबर टू वहां पे डॉक्टर सुल्तान खान की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, वहां से आप अपने लिंक कर सकते हैं, अलॉन्ग विद दिस स्लाइड्स आप अपने नोट्स बना लें। नाउ कम टूवर्ड्स दैट पॉइंट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये कि आपने अपना जो थॉरली जो सिलेबस है ना उसको ऑर्गेनाइज करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर क्या है, इसका ये कहाँ से इसकी एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई, देन इसके बाद जो है मेजरली कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। बट लाइकवाइज कि आपने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अपने नोट्स की जो है वो क्रिएशन करनी है। अब जो टॉपिक्स होंगे ना, लाइकवाइज आप नोट्स बना रहे हो उसको बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा, लाइकवाइज आप जो जैसे पेपर में आपने उसको अटेम्प्ट करना हो, स्टार्टिंग फ्रॉम के कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं उस मेजरली टॉपिक के, कौन से कोर आइडियाज हैं, फिर इसके में पाकिस्तान की रेलिवेंस दीजिएगा कि पाकिस्तान में किन किन एरियाज में और कहाँ कहाँ पे वर्किंग हो रही है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे। कीप अ सेपरेट जो नोटबुक आप रखिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और वहां पे ही आपने नोट्स बनाए। अच्छा, जो लोग ऑब्वियसली आप लोग आई गेस के सीएसएस के 2027 के एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं,
उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं, और जो 2028 के लिए कर रहे हैं। 2027 के लिए मेरा आप लोग को सजेशन ये है कि अब दिस इज द टाइम जहां पे आप तो बुक्स की को रेफर करके शॉर्ट नोट्स बनाएं, लाइक 1 पेज 1 टॉपिक, इससे ज्यादा नहीं। बुक्स आपके पास ऑलरेडी होंगी, लाइक जैसे ई लाइब्रेरी में है, जैसे कि इवन आपके पास मेरी स्लाइड्स होंगी। तो अब आप करें क्या कि इन दोनों से पढ़ के आप अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आपके एग्जाम के लिए वो ठीक हो। उन लोगों के लिए जो कि 2028 में अपेयर हो रही है, वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए, लाइक अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक, उस तरह से नोट्स अपने क्रिएशन करें। ठीक है। अच्छा, अभी एंट्रीज कर ले जिस किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस जो अभी हमने डिस्कशन की है। जी हुमा आजम, आपने हैंड रेज किया है। मैम जैसे बाकी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को करंट अफेयर और पाक अफेयर के साथ हर चीज़ रिलेट करनी होती है और क्वेश्चंस भी उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, तो इस सब्जेक्ट में भी ऐसा ही होता है या इसका सिर्फ एक फिक्स्ड डाटा है जिसको उसी के बस फिक्स उतना ही पढ़ना? यस, फिक्स डाटा फिक्स है जो कि सिलेबस में है, उसी तरह से ही है। अभी ऐसा जरूर है कि कोई एग्जांपल लाइक पाकिस्तान का कोई सिनेरियो सामने रखा जाता है और कहा जाता है इसको कंपेयर करें विद जो एक्चुअल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड है, तो उस तरह की हम करेंगे क्लास में। लाइक अगर इनकेस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकली, तो देन वो भी आप इजिली कर सके। तो पॉसिबिलिटी है क्या? वैसे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसका जो स्लेब जो क्वेश्चंस है वो बहुत वेरी करें, कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली वही टॉपिक्स होते हैं जो क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, और अगर इनके साथ भी हैं तो उस एंगल से भी हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। ओके हुमा आजम। जी मैम, मतलब ये कि सब्जेक्ट ये कंसिडरेबली इजी है, इसको बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं पढ़ना होता? नो नो, इसका रट्टा नहीं आपको लगाना पड़ेगा, बहुत कंसेप्चुअल जो है वो आप कर सकते हैं इसको। कंसेप्चुअल आइडिया है वो, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए आसान है। मैम थैंक यू। ओके जी, कलसूम बच्चे आपने हैंड रेज किया है। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये जो सब्जेक्ट है मैम, ये बाकी किसी भी सब्जेक्ट से ओवरलैप नहीं करेगा ना मैम? ये क्वेश्चन था मेरा। बिल्कुल, मैंने पहले बताया करेगा करंट अफेयर्स के साथ, इसके अच्छा। अलावा पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, देन पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के साथ करता है, लेकिन गवर्नेंस वाला सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए, उसमें उस तरह से मार्क्स नहीं आते। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो इसके साथ लिंक्ड होता है। अच्छा, जैसे अभी बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि मैम कोई ऐसा है कि आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आए, तो जैसे कि अभी 2026 का पेपर मेरे सामने है, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने पूछा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंटरडिसिप्लिनरी है ना, उस पर डिस्कशन करें और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये किन डिसिप्लिन के साथ जो है वो लिंक करता है, मतलब कहाँ कहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले होता है। उसके अलावा इसमें जो है वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछा जा रहा है, फिर इसके अंदर पाकिस्तान के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन की जा रही है, तो क्वेश्चन बहुत उस तरह से नहीं है कि आप ना कर सकें। ठीक है। जो मैम। ओके। अच्छा, इसके जो डाटा है वो मेजरली तो स्लाइड्स में, अब मैंने वैसे स्लाइड्स जो है ना वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रिएट की है कि आपको मिनिमम डाटा जो है ना डिफरेंट सोर्सेज से लेना पड़े, तो आप इजीली जो है इन स्लाइड्स के साथ, और जो दो बुक्स मैंने बताई है ना, एक तो नोट्स जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैं, और सेकंड वन डॉक्टर सुल्तान खान की जो बुक है उसके साथ आप रेफर करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू द बाकी सब्जेक्ट्स, दिस वन इज इजियर वन, इवन दो आपको पढ़ के भी ये रियलाइजेशन होगी, और आज की जैसे हम जो डिस्कशन करेंगे उससे भी आपको रियलाइज होगा कि कंपैरेटिवली आसान है। अच्छा, ईमान बच्चे आपने हैंड रेज किया है। ईमान बच्चे आपने हैंड रेज किया है, यू वांट टू आस्क समथिंग? युसरा हैदर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम।
मैम मेरा क्वेश्चन ना एक मुझे कंफ्यूजन है सब्जेक्ट रिलेटेड, तो मैं आपसे वो पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछे। मैंने सब्जेक्ट चूज किए थे पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, पंजाबी और यूरोपियन हिस्ट्री था। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि यूरोपियन हिस्ट्री या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से कौन सा करना चाहिए जो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में भी मुझे सपोर्ट दे, और मतलब जिसका सिलेबस भी कम हो और वो कवर भी सही से हो जाए और उसका लिंक भी हो। ओके, इसका लिंक जो है, अगर तो यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो उसका लिंक डायरेक्टली होता है आईआर के साथ। अगर आपने आईआर रखी है तो आईआर का हाफ ऑफ द सिलेबस इज लिंक्ड विद यूरोपियन हिस्ट्री। तो अगर आप हिस्ट्री को मेमोराइज कर सकते हैं, आपको डेट्स याद रहती हैं, आपको इवेंट्स याद रहते हैं, तो आप हिस्ट्री कर ले। मतलब उसको करना करने की मैं तरफ नहीं कहती कि नहीं ना किया जाए, और कहीं ना कहीं हिस्ट्री का पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, या अगर हम कंपैरिजन क्रिएट करें तो वो थोड़ा सा मेमोराइजेशन वाला सब्जेक्ट है, और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट लेने हैं। और सेकेंडली, जैसे इनिशियली मैंने कहा कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये आपकी जॉब के साथ डायरेक्टली लिंक है। गवर्नमेंट कैसे रन होती है, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं, एट द सेम टाइम उन पॉलिसीज को कौन देखता है, जैसे बजट एलोकेशन है। फिर इवन ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कैसे बने, लोकल गवर्नमेंट कैसे बनी, एक हमारी जो मेन अम्ब्रेला है उसकी क्या हायरार्की है, वो भी इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपका मेरा सजेशन ये है कि आप लेक्चर्स यू जरूर लें। एट द एंड भी आपके पास जो है ऑप्शन है कि आप इसको डिसाइड कर सकें। अगेन, ओके मैम। ऑप्शन आपके पास है। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि मेमोराइजेशन कर सकती हैं तो देन यू कैन चूज योर हिस्ट्री। मैम मैं ये चाह रही थी कि मैं अगर पीएमएस में भी देती हूँ तो मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा बेनिफिट होगा, जी बिल्कुल। क्योंकि यूरोपियन तो क्योंकि वहां पे वहाँ सपोर्ट पे नहीं करेगी। जी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जितनी भी चीजें हैं वो इस जी सब्जेक्ट का हिस्सा है। ठीक है। अब ठीक है। ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें ना, तो गुड कंसेप्ट्स है ना और अंडरस्टैंडिंग डेवलप है तो 60 से 70 प्लस तक भी मार्क्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मैं एक बार रिपीट कर दूं तो आप मुझे एक बार बता देंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज और पंजाबी, ये ठीक है ना? यस, दीज आर द गुड ऑप्शन। ओके, यस। थैंक यू मैम। ओके। जी जी, यू आर वेलकम। पर आज के लिए आपने एड्रेस किया है, व्हाट यू वांट टू आस्क? मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मैंने इसको जो ना एज ऑप्शनल नहीं रखा, पर मैंने कहा कि आज आपकी क्लास देखें और सिलेबस देखें, अगर समझ में आ गया तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैम इसका ठीक है। खाली स्कोरिंग ट्रेंड पूछना था मुझे आपसे। 60 to 75% तक इसके एवरेज है, इसमें मार्क्स आ सकते हैं। मैम प्रीवियस ईयर में मतलब क्या हुआ है, इनका स्कोर इतना अच्छा आया है प्रीवियस ईयर्स में? इस तरह से ना, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये रडार पे नहीं रहा। जैसे कभी होता है ना कि लाइक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो है वो कर देते हैं ना कि उसमें फेलियर चांसेस ज्यादा कर देते हैं, ऐसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तक अभी तक नहीं हुआ ऐसा। जो तो स्कोरिंग इसको ट्रेंड कर तो लेते हैं, जी जो यस अगेन टेलिंग यू कि एवरेज जो है वो 60 to 70 है। 60 to 70 तक मार्क्स आ जाते हैं, आते हैं बच्चों के। मैम स्कोरिंग ट्रेंड तो वैसे जो इन्होंने टर्म ये डिस्क्राइब किया या इंट्रोड्यूस किया है, तो ये तो एक किस्म से मिथ होती है, नहीं? आप क्या उसको बिलीव करेंगे कि स्कोरिंग ट्रेंड रियली में एग्जिस्ट करता है या मिथ है ये? टू सम एक्सटेंट करता भी है तो दूसरा फराज बचे, एंड ऑन दी अदर हैंड नहीं भी करता। टोटली अप टू यू, आप उस सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करते हैं। मैम मेरा मानना यही है कि अगर आपको लाइक वाइज जी करते हैं तो आप डेफिनेटली उस सब्जेक्ट को कर सकते हैं, टोटली इन योर हैंड्स। नहीं, मेरा मानना यही है कि अगर आपको सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर आप उसको बेटर लिख सकते हो तो मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे आपको। बिल्कुल, जैसा कि लाइक मेरा सब्जेक्ट आईआर रहा है, और एट द सेम टाइम आईआर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहा जाता है कि मार्क्स नहीं आते, तो मैंने उसको बहुत डिफरेंट और ब्रॉडर लेवल से उसकी प्रिपरेशन की, एंड देन आई गॉट 149 मार्क्स। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया जा सकता या वो नहीं हो सकता। टोटली अप टू यू कि आप उसको क्या जो उसकी एक्चुअल डिमांड है उस तरह से कर भी रहे हैं प्रिपेयर या नहीं। ठीक है, क्लास ले लें और उसके बाद अगेन मैं आपसे ये मेरा आप लोग सबसे ही है कि एक तो ये कि इसका जो लिंक है ना वो आपके इंटरव्यू के साथ भी है,
फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरलैपिंग पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसीज के साथ भी है। तो उस लिहाज से इसके लेक्चर जरूर लें और एट द एंड भी आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। इट्स एक्चुअली रेलेवेंट टू योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसमें हम सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी का देखते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन सी हो रही है, गुड गवर्नेंस के बारे में भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे, गुड गवर्नेंस क्या होती है। ठीक है। आफ्टर क्वालिफाइंग जो CSS जो ऑफिसर्स है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर रहे होते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली उनको प्रोवाइड करता है ना कि किस तरह से पॉलिसी फॉर्मेशन करनी है, कैसे डिसीजन मेकिंग लेनी है। सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। देन जो है वो हम बातें हैं कि कितना सा सिलेबस है इसमें। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट की जो डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उसमें वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। इस डिसिप्लिन के अंदर इसको अगर हम एज एन एकेडमिक देखें तो ये हमें इस चीज के बारे में बताता है कि किस तरह से गवर्नमेंट्स जो है वो पॉलिसीज को क्रिएट कर सकती हैं, क्या वे बेस्ट वे है कि पॉलिसीज को क्रिएट किया जा सके। अगर हम इसकी फॉर द CSS के एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन को देखें तो यू हैव टू फेमिलियराइज यू विद द इंटायर सिलेबस इंक्लूडिंग इसकी बहुत कम थ्योरीज है। देन के पॉलिसी मेकिंग के बारे में डिस्कशन करनी, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। बजट एलोकेशन कैसे की जाती है, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिर पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट इसके साथ जो है वो लिंक हो। अच्छा, सबसे पहला तो जैसे अभी बच्ची ने कहा सिलेबस, तो मैं आप लोगों को भी ये टास्क देती हूँ आज की क्लास में कि इवन आफ्टर द क्लास आपने क्या करना है, इसके सिलेबस को थॉरली एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, इंटायर सिलेबस को रिव्यू करें। इसका जो सिलेबस है, इसके मेन जो टॉपिक्स है ना वो 12 है जो कि कवर करते हैं, जिसमें फ्रॉम द थ्योरेटिकल फाउंडेशन, फिर उसके अंदर कंटेम्प्रेरी इश्यूज है लाइक गवर्नेंस के, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे रिक्वायर्ड है। इसका जो फोकस की एरिया है ना, दैट इज बेसिकली के पॉलिसी प्लानिंग क्या होती है, देन एवेल्युएशन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, बजटिंग, और पाकिस्तान सिविल सर्विसेज जो है ये पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट कैसे हुआ। तो इनिशियली व्हाट आई सजेस्ट यू पीपल के थॉरली अंडरस्टैंड करें इसका सिलेबस। नंबर 2, एनालाइज करें पास्ट पेपर्स को। आपने वैसे तो ये हर सब्जेक्ट के साथ ही आपको ऐसे ही प्ले करना चाहिए, आउटलाइन देखें, पास्ट पेपर्स के साथ लिंक करें और ये देखें कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली जो है वो पूछे जा रहे हैं, इनका जो है वो इनको आइडेंटिफाई करें, फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स को देखें, पिन पॉइंट करें जो कि क्वेश्चंस उसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद एनालाइज करें पैटर्न को अगेन के किन एरियाज, किन इश्यूज के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखें, ग्रास्प करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लाइकवाइज इसकी डेफिनेशन, इसका क्या रोल है, इसका क्या स्कोप है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या 4 वैल्यूज हैं, लाइकवाइज लॉ की मेकिंग करना, एफिशिएंसी, फिर जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसको डायरेक्टली इस चीज के बारे में देखना चाहिए कि किन एरियाज को जो है वो पाकिस्तान में फोकस में रखने की जरूरत है। एक्सप्लोर करें जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो और आज का जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसका मेजर डिफरेंस क्या है, पहले क्या होता था और अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से वर्क कर रही है। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत प्रोएक्टिवली वर्क कर रही है। इवन दरमियान में कुछ ऐसा टाइम भी आया था
जब मेरिटोक्रेसी, मेरिट बेस पे लोगों को हायर नहीं किया जाता था। अभी अगेन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स में इस पे वर्किंग की जा रही है, रिफॉर्म्स की जा रही है और मेरिटोक्रेसी जो है वो फुल फ्लेज फॉर्म में वर्क कर रही है। फिर अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट अपना जो जैसे अभी मैंने 2 बुक्स बताई हैं वो जरूर डाउनलोड करें। जब आप सिलेबस देख लें देन आप इन बुक्स के साथ उस चीज को रेफर करें, लिंक करें कि क्या क्या जो है वो उसमें जो है वो मेंशन्ड है। लाइक आइदर कि अगर आप जो आउटलाइन है और देन जो बुक्स में और जो नोट्स में है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर यूटिलाइज करें अपनी बुक्स को और जो स्टडी मटेरियल है उसको थॉरली देखें कि अब देन आप प्लान बनाएं। जैसे मैंने बताया कि 2027 वाले कैसे प्रिपेयर करें और 2028 वाले इस चीज को कैसे जो है वो लेके चलें। डेवलप करें अपनी एप्लीकेशन स्किल्स लाइक वाइज के रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशन है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डोमेन है वहां से पाकिस्तान की गवर्नमेंट किन एरिया से हेल्प ले सकती है, किन पॉलिसीज को पाकिस्तान को जो है ओवरलुक करना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसको हम स्टार्टिंग से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और मैं आप लोगों को विद इन दिस स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि क्या आउटलाइन है। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें जहाँ पे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके साथ कौन सी अप्रोचेज हैं जो लिंक्ड हैं। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो क्लासिकल जो थ्योरीज हैं या कंटेम्पररी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्या एक दूसरे के साथ लिंक है। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग क्या होती है, फिर अगर पॉलिसीज बनाई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, देन कैसे उसको एवेलुएट करना है। आसान कैसे होगा अगर हम कोई ऑनगोइंग एग्जाम्पल को उसके साथ जो है वो डिस्कस करें तो फिर आपके लिए करना उतना ही आसान हो जाएगा। देन बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एनुअली जैसे आप जब आप इंशाल्लाह सीएसपी बन जाएंगे और आप भी इस फील्ड में होंगे तो देन आपको भी इन एरियाज को जो है वो देखना है कि लाइक बजटिंग कैसे की जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक सीएस में किस तरह से फाइनल करना होता है। एंड देन अब ऑब्वियसली अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर हो या डेप्यूटी कमिश्नर हो तो उस सूरत में आपके अंडर जो भी स्टाफ होगा तो उसको मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स भी देखा जाता है, एचआर को भी, एचआर कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं लॉ की। क्या लाइक अदर सब्जेक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे लॉज हैं तो यस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज भी है जिनको देखते हुए जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती है कि ये इन लॉज में जो है वो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो उन पे जो है ये अप्लाई होते हैं। एंड देन पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स, इसमें होता है कि एक लीडर जो भी गवर्नमेंट चला रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उसके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, मैनेजमेंट की क्या स्किल्स होनी चाहिए कि उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। देन हम बात करते हैं पाकिस्तान का जो ये सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान सीएसपी, इवन इसमें जो है वो ये सीएसपी एकेडमी के किस तरह से वहां पे किस वे से जो है एक इंडिविजुअल जो है इलेक्ट होता है, वो पेपर एग्जाम देता है और फिर आगे चल के उसकी कैसी जो है ट्रेनिंग होती है और आगे चल के किस तरह से उसने इसमें वर्किंग करनी होती है। नाउ कम टुवर्ड्स द 9th टॉपिक विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, ये जो प्रोविंसेस हैं इसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसके बाद इन्हीं के अंदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से रन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 10th टॉपिक विच इज अबाउट गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कौन सी रिफॉर्म्स रिक्वायर है। लाइकवाइज पाकिस्तान में हम डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन सी रिक्वायर है। एंड देन अकाउंटेबिलिटी एंड लास्ट वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो किस तरह से डेवलपमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के साथ
लिंक करती हैं। तो दिस इज द होल सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसको थॉरली देख लें, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर लें, किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है, अब जो मैंने आप लोग से चीजें डिस्कस की तो आप लोग हैंड रेज करें, देन आई विल आंसर दैट। मैम थोड़ा सा अगेन बता दें कि 2020 जो है वो 7 वाले कैसे प्रिपेयर करें एंड 28 वाले कैसे? ठीक है रिमशा सर। किसी और का भी क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ जी। अच्छा, तो ये रिमशासन ने क्वेश्चन किया है। यस रिमशासन, बिकॉज दिस इज द टाइम कि जहाँ पे आपके पास 4 to 5 months है प्रेपरेशन करने के लिए। तो आई सजेस्ट यू के शॉर्ट नोट्स बनाएं, 1 टॉपिक 1 पेज तक लेके चलें, सिर्फ उसके अंदर की पॉइंट्स और की वर्ड्स को लेके चलें। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो 2028 के लिए अपेयर हो रही हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं। 2-3 जो सोर्सेज मैंने बताई हैं, लाइक माय स्लाइड्स एंड देन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं, और थर्ड वन डॉक्टर सुल्तान खान की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, इन तीनों के साथ लिंक करके अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं। ठीक है जी। अयाज मुगल आपने एड्रेस किया है? I'm audible to you? Yes, ma'am. Ma'am, question है या suggestion है? हाँ जी। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैम मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन है या सजेशन है कि मैंने मैंने पब्लिक एड पढ़ी हुई है ना, तो ठीक है। अगर हम इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जस्ट डेफिनेशन करके कॉन्सेप्ट प्रोसेस और कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के हम सीरीज के बाद इसको करें पहले चैप्टर को, वो ज्यादा बेस्ट समझ आता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो ऑब्वियसली आपको थॉरली करके ही आप इसमें जो है कर सकते हैं, लेकिन अगेन जैसे रियाज मुगल आपने इसको देखा है तो आपको ये भी आइडिया है कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते। इसको अगर बेस्ट वे से तो किया मैम जाए तो ये और सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें किया जा सकता है। दूसरा ये है कि ये जो डॉक्टर सुल्तान खान की बुक है ना, जी ये पास्ट के लिए तो बेस्ट है, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो वो अप्रोच पूरी नहीं करती है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो के जो नोट्स हैं वो भी आप मैंने थोड़े वो तो बचे, जैसे कि ई ट्रिब्यून है, न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन न्यूज़पेपर है, जो ऑनगोइंग एग्जांपल्स चल रही हैं, वो तो लिंक करनी पड़ती है ना। वही मैं भी वही बात कर रहा हूँ मैम कि उनको फिर आपने मतलब जो एस्पायरेंट है उसने खुद उसको लिंक करना है उसके साथ कि ये कैसे लिंक करता है या इसमें क्या अप्रोच यूज हो सकती है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एज इट इज वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। मैंने एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें उसने यही सजेस्ट किया था कि आप जो थ्योरी है या उसकी जो भी चीजें हैं आप उनको जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं उनके साथ खुद रिलेट करके चले। ठीक है। और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं उनमें आपको जो मोस्टली मतलब पैराग्राफ जो क्वेश्चन के अंदर होते हैं वो आपके जो सिलेबस में या आपके जो इश्यूज चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड नहीं होते। तो फिर वो आपने खुद उनमें से निकालना है कि हमारे रिलेटेड कौन सा है और कौन सा हमें वो नहीं चाहिए। तो मतलब ऐसा ना हो कि जो मतलब न्यू एस्पायरेंट्स है जो पब्लिक एड पढ़ रहे हैं कि वो बाद में ये मतलब वही काफी टेस्ट कर दें और वो उसके मतलब तो उसके लिए यूजफुल ना हो तो वो फिर मार्क्स जो होते हैं वो कम आ जाते हैं। हाँ ये जी सजेशन है। हाँ जी गुड गुड याज मुगल जी। फिजा बच्चे आपने हैंड रेज किया है। फिजा जी मैम, आपने 2 बुक्स का नाम लिया था ना, एक डॉक्टर सुल्तान खान, दूसरा कौन सा बुक था?
बुक नहीं है, नोट्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। जी ये ओके मैम। आपकी ई लाइब्रेरी में गिवन है, आप वहां से जो है वो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और इस पे वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस तरह से कीजिएगा कि कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स डिस्कस कीजिएगा, ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा ये बोरिंग ना लगे और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के भी क्लियर हो। अच्छा, let's start with the public administration. As the name reflects, it is about the administration of पब्लिक लैब के लिए जो भी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर किस तरह से उसको जो है वो एडमिनिस्टर किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी मेन डेफिनेशन पे। दो प्रोमिनेंट नेम है इसके लिए। सबसे पहले वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन का आइडिया है किसी को? वुडरो विल्सन, हाँ जी ज़ाहिदा भाई, आप बताएं। मैम ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, बस मुझे इतना ही पता। ओके, हाँ जी अयाज मुगल, आप बताएं। मैम ये जो वुडरो विल्सन है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई थी। तो इन्होंने जो कहा था कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बेसिकली मतलब आपको दो पॉइंट्स मिलते हैं ना इसमें, एक पब्लिक और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहले अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज को मैनेज करना है। ठीक है, जैसे मतलब इम्प्लीमेंटेशन आ गई, मैनेजमेंट, डिलीवरी, ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको रियल लाइफ के एग्जांपल से लेके चले तो हमें अगर कोई भी टास्क मिलता है तो हम सबसे पहले उससे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं और डिलीवर करते हैं। और अगर हम इसको पब्लिक के साथ रिलेट करें तो ये होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको मैनेज करना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर। कि जो लॉ इसने गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उनको मैनेज कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ही, वेरी वेल डन। सबसे पहले तो मैं इसी चीज को सेकंड करती हूँ। यस, इट्स ट्रू कि वुडरो विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड सेकेंडली उन्होंने एक लैंडमार्क ऐसे भी जो है नोट डाउन किया था, और इसको जो है इसी से ही वो प्रोमिनेंट हुए था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ पे जैसे जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने दो मेजरली कॉन्सेप्ट को कहा था। क्यों इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसकी वजह ये है कि इन्होंने आर्ग्यू किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। वन इज फोकस्ड ऑन द पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटिक्स है ना, वो शुड फॉर्मुलेट द पब्लिक पॉलिसीज, उनको पॉलिसीज क्रिएट करनी है। नंबर टू, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है कि इम्प्लीमेंट करना उन्हीं पॉलिसीज को। तो ये दो में डिवाइडेड है। मॉडर्न जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर टू, अगर हम बात करें एल डी वाइट का, तो उन्होंने भी जो है वो फोकस किया था इस पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। इनका मेजरली क्या प्रोपोजिशन थी, ही प्रपोज्ड के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग देयर पर्पस, और देन एट द सेम टाइम किस तरह से ये जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं इनको किस तरह से इन्फोर्समेंट की तरफ लेके आना है। लेकिन इनका दूसरी, जब वुडरो विल्सन का जो फोकस है वो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे था, while that एल.डी. वाइट का जो फोकस है वो पॉलिसी एग्जीक्यूशन पे था। दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समथिंग डिफरेंट है। लाइकवाइज हम बात करते हैं डिवाइड वॉल्डो की, तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इज बेसिकली द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट। लाइक आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीजों को, इनका जो वैल्यू है ना वो न्यूट्रल रही है। लाइकवाइज इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एट द सेम टाइम सिस्टमिक नॉलेज की, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट होता है।
दूसरी तरफ निकोलस हेनरी का क्या कहना है, उनका एक ब्रॉड रेंजिंग उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, एक इसमें थ्योरीज है, नंबर टू उन्हीं थ्योरीज की प्रैक्टिस कि उनको प्रैक्टिकल वर्ड में कैसे लेके आना है। इनका ये जो पर्पस है इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एक्शन एक्ट करती है उसका, उसके ऊपर इनका मेजरली फोकस है। अब हम थोड़ा सा जो डी वाइट वॉल्डो ने कॉन्सेप्ट दिया है, ही वॉज बेसिकली अमेरिकन स्कॉलर जिन्होंने चैलेंज किया था ट्रेडिशनल व्यू को कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेनली अ टेक्निकल और न्यूट्रल एक्टिविटी। इन्होंने आर्ग्यू किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इनहेरिटेडली पॉलिटिकल, एथिकल और डेमोक्रेटिक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 के अंदर, जिसने ट्रांसफॉर्म किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्दर स्टडीज जो है वो किन डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मेजरली इन्होंने क्रिटिक किया क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन को, और यहाँ पे इनका फोकस क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इज पॉलिटिकल। इनका कॉन्सेप्ट जो है वो इस पे था कि पॉलिसी पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड, दिस वर्क कैन बी, ये दोनों कलेक्टिवली वर्क करें तो ये चीज पॉसिबल है। तो डिवाइड की इसको हम वॉल्डो के, अगर हम उसके क्रिटिसिज्म को देखें तो इसने फोकस ज्यादातर जो है ना वो डेमोक्रेटिक वैल्यू पे किया था देन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल टेक्निक्स के हट से इन्होंने डेमोक्रेसी पे जो है वो ज्यादा फोकस किया था। अगर इसकी थोड़ी सी हम रेलेवेंस क्रिएट करें डी वाइट वॉल्डो की, तो ये तो इसका लिंक है, अभी पाकिस्तान में बात करें तो सबसे पहले तो सीएस सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आर लिंक्ड विद डिवाइड, इसके जो कॉन्सेप्ट के साथ थे, गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ लिंक होता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज लिंक्ड विद दिस कॉन्सेप्ट। देन इसके बाद जो है एंटी करप्शन की जो मेजर्स हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक होती हैं। तो ऑल सम इनका कहना ये है कि दिस इज टोटली द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट, कि हाउ टू मैनेजमेंट इज अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So these are the two major types of definition, एक क्लासिक और एक मॉडर्न। अभी आप लोग थोड़ा सा इस चीज को कंपेयर करें कि क्लासिकल और मॉडर्न डेफिनेशन में क्या मेन डिफरेंस है। आयशा एंड फराज, में आपसे क्वेश्चन बाद में लेती हूँ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? क्वेश्चन नहीं था, डेफिनेशन नहीं समझ में आई थी क्लासिकल। ओके ओके ठीक है। मैम इनको दोबारा आप रिपीट कर देंगे दोनों डेफिनेशन को, क्लासिकल और मॉडर्न? क्लासिकल की और दूसरी मॉडर्न की ठीक है, दोनों मैं की। पहले मॉडर्न की दोनों, ठीक है ओके। पहले ये मैं दोनों एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर जो है हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि क्लासिकल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका और जो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका डिफरेंस क्या है। मैम फर्स्ट क्लासिक करें आप। क्लासिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सबसे पहला वॉडरो विल्सन ने दिया था। वॉडरो विल्सन जो है उन्होंने एक डिटेल कंसेप्चुअल आइडिया दिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिस्टमिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। इन्होंने फोकस किया है कि ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, नंबर 1 विच इज पॉलिटिक्स एंड नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो सेपरेट कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिक्स मीन्स कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडर जो है वो पॉलिसीज क्रिएट करें। नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कि उन जो भी पॉलिसीज बनाई हैं उसको एक्चुअल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। इन्होंने दो कैटेगरीज में उस चीज को डिवाइड किया। दूसरी तरफ एलडी वाइट का फोकस जो है वो टोटली इन्फोर्समेंट पे है। पॉलिसीज तो ठीक है, पॉलिसीज आर इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पे रिक्वायर क्या है इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज पॉलिसीज। वॉडरो विल्सन का फोकस किस पे है, उसने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक वन इज पॉलिटिक्स एंड द अदर वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ
वॉड्रो विल्सन, आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स का क्या था, पॉलिटिक्स शुड फॉर्मुलेट द पब्लिक पॉलिसीज। ऑन द अदर हैंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, शुड इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज एफिशिएंटली एंड इम्पार्शली। ये दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसी वजह से उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सेकंड कॉन्सेप्ट है एल डी वाइट का, उनका कॉन्सेप्ट किस पे है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज पॉलिसीज, ऑल ऑपरेशन कंसिस्ट, जहाँ पे जो है इनकी इन पॉलिसीज की इन्फोर्समेंट की जाए। When it comes to डी वाइट वॉल्डो, इन्होंने जो है, ये अमेरिकन स्कॉलर है, इन्होंने ट्रेडिशनल के जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो क्रिटिसाइज किया। फिर इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इज बोथ आर्ट एंड साइंस दैट ऑपरेट्स विद इन पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी का जो है वो दिया। अब डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो खुद चूज करते हैं और अगेन उन्हीं के लिए गवर्नमेंट जो है वो चलती है। और एट द सेम टाइम इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट विच इज प्रैक्टिकल स्किल एट द सेम टाइम सिस्टमिक नॉलेज। यहाँ पे जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था ना, एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली पॉलिटिक्स। वॉल्डो ने रिजेक्ट किया है वॉड्रो विल्सन के कॉन्सेप्ट को, और यहाँ पे बिलीव करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसीज पे, ठीक है, इनके थ्रू पॉलिसी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स कैन नॉट कंप्लीट, ये दोनों सेपरेट नहीं है, ये दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक साथ ही चलती है। While that when we talk about निकोलस हेनरी का कॉन्सेप्ट, इन्होंने एक ब्रॉड रेंजिंग जो कॉन्सेप्ट दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि बाय अंडरस्टैंडिंग के गवर्नमेंट जो है इन एक्शन में कैसे वर्क करे। लाइकवाइज इसमें इन्होंने डिसिप्लिन जो ड्रॉ किए थे, दोज वर पॉलिटिकल साइंस, देन इकोनॉमिक्स, देन सोशियोलॉजी, उसके अलावा साइकोलॉजी, लॉ एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। इनका पर्पस क्या था कि टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन एक्शंस। तो एक्शंस में गवर्नमेंट को जो है वो किस तरह से जो है वो वर्क करना चाहिए। क्लियर है फराज मुझे? यस मैम। ओके, अब हम इस दोनों का कंपैरिजन करते हैं। थोड़ी सी आप लोग पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, फिर हम क्लासिकल और मॉडर्न डेफिनेशन का कंपैरिजन करते हैं। जी कोमल बच्चे, आपने हैंड रेज किया है? यस मैम, आंसर करने के लिए किया। ओके, मैम 5 तो मिनट्स क्लास दिए, बाकियों को भी 5 मिनट्स दिए। आई वांट कि बाकी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है कोमल? ओके मैम। ठीक है, मेजॉरिटी हैंड रेज करिएगा प्लीज। मैम तब तक एक क्वेश्चन पूछ लूं मैम? हाँ जी पूछ ले। मैम कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जिसमें पोर्शंस बने हुए सिलेबस में, उसमें से स्पेसिफिक अगर पोर्शन एक बना हुआ है तो उसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका कुछ इस तरह की सिचुएशन है या इसमें ओवरऑल ही एग्जाम में आएंगे सिलेबस में से नो, क्वेश्चन आएंगे? इसका ओवरऑल ही करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि डिफरेंट सेक्शंस में से ना जो आप डाटा लेके किसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आप दे सकते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा था इंटायर सिलेबस ही उस क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। तो आई सजेस्ट यू पीपल कि इंटायर सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस करना चाहिए, इफ फॉर पर्टिकुलरली दिस सब्जेक्ट। लाइकवाइज कभी ऐसा भी होता है कि आपको ट्रेडिशनल पब्लिक पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो न्यू मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसके बारे में। तो
ऐसा नहीं है कि किसी एक को स्किप कर दें तो, और मतलब आप, और या फिर मैं ये कहूँगी ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लें। कंप्लीट सिलेबस इज इम्पोर्टेंट। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी बच्चे कॉमर्स जरा आप स्टार्ट करें। यस मैम, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया तो उसमें मैंने इसका कंक्लूजन ये निकाला है, डिफरेंस दोनों का ये निकाला है कि जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है इसमें अगर हम देखें तो उसने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, विच मेक इट्स रिजिड। उसने इसको रिजिड बना दिया, उसने इसको डायनामिक नहीं रहने दिया, उसने दो कैटेगरीज बना दी, रोल असाइन कर दी कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिसी मेकिंग करेगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और उसने पब्लिक का एज अ सब्जेक्ट छोड़ा है, पब्लिक को उसने साथ इन्वॉल्व नहीं किया, डेमोक्रेसी लेकर नहीं आया, पहला जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है। और इसके मेन जो थिंकर है वो वुडरो विल्सन है, जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जिनको कहते हैं। और फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो मॉडर्न है, जो अब चल रहा है, उसने इसमें लिंक क्रिएट किया है, उसने इसको फ्लेक्सिबल रखा है, उसने रोल असाइनिंग नहीं की है, डेमोक्रेसी को लेकर आया है। उसने कहा कि जो ये पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये डेमोक्रेसी के थ्रू भी हो सकती है। उसने पब्लिक को सब्जेक्ट के तौर पे नहीं रखा, उसने पब्लिक को स्टेक होल्डर एज अ स्टेक होल्डर रखा है, पार्टनर रखा है उसने। फिर इसके मेन थिंकर्स हमारे पास हैं निकोलस हेनरी और एक और निकोलस हेनरी और डिवाइड वॉल्डो। यस इट्स ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ऐड? गुड, परफॉर्मेंस आ रहा है, वेरी वेल डन। थैंक यू मैम। जी फराज मुझे आप बताएं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो जैसे डिवाल्डो का था, मतलब जो फर्स्ट हमारे पास था वुडरो विल्सन, वो ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे पास जो पॉलिटिक्स है वो अलग अलग है। मतलब हम देखें तो ये दोनों एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, एक हमारे पास परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो हमारे परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नॉन परमानेंट जो है ना वो लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। तो वहाँ पे उन दोनों को अलग कर रहा है, मतलब कि दो एग्जीक्यूटिव को, मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को दोनों को अलग कर रहा है। और यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन में इन दोनों को इंक्लूड कर रहा है, मिला के बात कर रहा है। तो मतलब पॉलिसीज बनाना और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आप ओके ओके गुड। अच्छा मैं अभी आप लोगों के साथ इसका कंपैरिजन बता रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिकल वन, क्लासिकल फोकस की अगर हम बात करें तो क्लासिकल का जो फोकस है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज पे है। वाइल दैट मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न का जो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन इसका फोकस किस पे है? गवर्नेंस पे, इसका फोकस पब्लिक सर्विसेज पे है और पब्लिक वैल्यू पे। लाइकवाइज डेमोक्रेसी की बात करें तो पब्लिक वैल्यू पे मेजरली फोकस है। दूसरी तरफ नेचर की बात की जाए ना तो जो क्लासिकल डेफिनेशन है समथिंग नैरो है और एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। वाइल दैट मॉडर्न की बात करें तो ब्रॉड भी है और इंटरडिसिप्लिनरी है, जैसे निकोलस हेनरी ने और भी इसमें डिसिप्लिन्स की बात की, लाइकवाइज पॉलिटिक्स लाइकवाइज इकोनॉमिक्स, तो उनका भी इंटर रिलेशन है। लाइक मॉडर्न जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है और ब्रॉड है। अच्छा अब हम दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव बात करें ना तो जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग अबाउट लाइक उसकी एफिशिएंसी और इकोनॉमी पे बात की जाती है। वाइल दैट अभी की बात करें, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका फोकस किस पे है? एफिशिएंसी विद डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं ये इसमें ऐड होती है। और प्रोमिनेंट नेम्स की अगर हम बात करें या लेट्स सपोज अगर हम स्कोप की बात करें तो जो क्लासिकल का है उसका फोकस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है सिर्फ। वाइल दैट अभी हम बात करें जो मॉडर्न है उसका फोकस जो है वो फर्दर पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर भी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे भी है और इसमें गवर्नमेंट एनजीओस फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस भी या एजेंसीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। कंपैरिजन क्लियर है? आई होप अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। स्कॉलर्स लाइक प्रीवियस वन में आप वाटर विल्सन का दे सकते हैं और मॉडर्न डेफिनेशंस में आप डिवाइड वॉल्डो और निकोलस हेनरी का दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्लास? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थम्स अप प्लीज। क्लियर है मैम।
ठीक है, ओके ओके ओके, गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सोसाइटी के अंदर क्या रोल है, किस तरह से। जाहिर सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बनाई जाती है? एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर रोल क्या है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो गवर्नमेंट है पॉलिसीज को टेंजिबल एक्शंस में कन्वर्ट करती है, सर्विसेज में कन्वर्ट करती है। पॉलिसीज बना ली है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किन एरियाज में जो है वो उनको एक्शंस में लेके आना है, तो ये गवर्नमेंट का काम है। तो सबसे पहला रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? कि पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 2, सर्विस डिलीवरी के लाइकवाइज ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइकवाइज फॉर द एजुकेशन, फॉर द हेल्थ, सैनिटेशन, लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की। अच्छा, कोई भी अब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? व्हाट इज द मेजर लाइक सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिसी? पॉलिसी बनाना क्यों जरूरी है? जी फराज। सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा मसला हो या कोई उसको बेहतर बनाना हो, तो उसके लिए हम जो रूल्स बनाएंगे, जो रेगुलेशंस बनाएंगे, उनको हम पॉलिसी कहेंगे। तो पॉलिसी की नीड तब आती है जब हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, गुड। जी कोमल ज़ाहरा। वही जो फराज ने चीज बोली है वही चीज है, टू फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। अगर कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है सोसाइटी में तो उसके वेलफेयर के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, कैसे वो मैनेज करना है, कैसे उसको ठीक करने का गोल अचीव करना है, तो उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। यस, जब हम बात करते हैं ना पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की, तो जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो एट द सेम टाइम व्हाट इज रिक्वायर कि उसकी प्रॉपर सर्विस डिलीवरी की जाए। लाइकवाइज अगर इनकेस एजुकेशन में पॉलिसी रिक्वायर है, पॉलिसी भी बनाई जाए, लेकिन उसको टेंजिबल एक्शंस में भी लेके आया जाए, उसके प्रॉपरली जो है एग्जीक्यूट किया जाए। उसके बाद व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसकी रेगुलेशन और उसका कंट्रोल इंश्योर किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर को, इकोनॉमिक रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करें और किसी ऐसे एरिया में बात करें जहाँ पे स्कूल में बजट रिक्वायर्ड है, तो ये ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बना दी है। पॉलिसी क्या बनाई है कि यस इतने ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और व्हाट इज इम्पोर्टेंट आफ्टर सर्विस डिलीवरी कि उसकी रेगुलेशन भी हो, वहां पे उस क्या इकोनॉमिक रेगुलेशन उस पर प्रॉपरली हो रही है, और एट द सेम टाइम क्या सिटीजन्स के राइट्स जो हैं वो भी प्रोटेक्ट है। उसके बाद डेवलपमेंटल रोल की बात करें तो यस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन रोल है वो किस चीज के ऊपर है? टू प्रमोट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, थ्रू पॉवर्टी एलिवेशन, थ्रू सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द प्रोग्राम्स। तो इस तरह से डेवलपमेंट में भी ये मेजरली रोल प्ले कर सकता है और करता है, डायरेक्टली लिंक है इसका उसके साथ। When we talk about the democratic governance, it strengthen the accountability। इसके ऑब्वियसली पॉलिसी बनाई है, उसमें जो है बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर रेगुलेशन की जा रही है, उसका कंट्रोल देखा जा रहा है। फिर उससे क्या चीज होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, सिटीजन की पार्टिसिपेशन जो है गवर्नेंस में वो भी बहुत ज्यादा उसके थ्रू हो सकती है। बट इस और मेजर रोल क्या है इसके थ्रू? ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो भी एक गवर्नमेंट कर सकती है। जैसा कि कोई पेंडेमिक के ड्यूरेशन में ऑब्वियसली वहां पे भी जो है पॉलिसीज रिक्वायर है। देन जैसे कि कोई डिजास्टर्स आ जाते हैं, कोई ऐसा कोई ऐसी जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में भी पॉलिसी या रिस्पॉन्स जो है वो रिक्वायर है। तो यस, वहां पे भी जो है वो गवर्नमेंट इस चीज को वहां पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रोल प्ले करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट the public welfare and social justice. It works for the equity, जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेज की, वो इक्वल लेवल पे होनी चाहिए, फ्रॉम द अपर क्लास टू द मिडल एंड द लोअर वन। हर एक के लिए इक्वल रिसोर्सेज जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो की जाए। So this is the main role of public administration.
कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी क्लास? जी कोमल ज़ाहरा बच्चे। जो अभी पॉइंट हमने पढ़ा था इस स्लाइड में था कि सिटीजन की पार्टिसिपेशन भी होती है गवर्नेंस में। हम इसको कह सकते हैं कि एक तो वोटिंग के थ्रू वो कर सकते हैं। वोटिंग के अलावा कोई ऐसे मीन्स हैं जिसमें जिस तरह से सिटीजन गवर्नेंस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं अदर देन वोटिंग सिस्टम? एक तो हम वोट करके अच्छा। कुछ चूज करते हैं डेमोक्रेसी के थ्रू। सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। यस मैम, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वाला पॉइंट है, एक तो वोटिंग के अच्छा। थ्रू होती है। अच्छा, दूसरा ये जो पोर्टल्स नहीं बनाए जाते कंप्लेंट्स के लिए या पोर्टल्स क्रिएट किए जाते हैं उसके थ्रू भी पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट करती है। ओके। ठीक है। उसके अलावा यस, ये जो वॉलंटियर वर्क कर लेगी या ये डिजिटल पार्टिसिपेशन करती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। अभी तो बहुत बच्चे एडवांस हो गए, वीडियोस बना देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं कि जो चल रहा है तो किस उसके अकॉर्डिंगली उनका क्या पॉइंट है। अभी तो बहुत बच्चे अवेयर हैं, वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहते किसी भी पॉइंट पे। दिस इज ऑल थ्रू मीडिया, थ्रू सम काइंड ऑफ पोर्टल्स सिटीजन जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं और करते भी हैं। अच्छा, ये ऑनगोइंग जो प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में रिगार्डिंग यूथ, किसी को आइडिया है इसके बारे में? हाँ जी, किस क्या एजेंडा है? व्हाट इज द मेन एजेंडा? मैम वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि वो रिजाइन करे। This is one of the example how citizen can create a role in governance. मतलब थ्रू प्रोटेस्ट भी हम कर सकते हैं। प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है, इस तरह से कम्युनिटी भी या सिटीजन इन्वॉल्व होते हैं। जी फराज बच्चे, आपने हैंड रेज किया है। मैम मैं इसमें थोड़ी पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल श्योर करें। मैम एनजीओज जैसे होती हैं, ये भी ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो गवर्नेंस में जो ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जी। पब्लिक प्राइवेट जो ना वो पार्टनरशिप होती है इसके ज़रिए भी होता है। और हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे जो ना वो पब्लिक जो ना वो गवर्नेंस में जो ना वो पार्टिसिपेट कर सकती है। और कम्युनिटी पॉलिसी लाइकवाइज यूनियन काउंसिल जो है या म्युनिसिपल कमेटीज जो हैं उसके थ्रू भी जो है लोकल गवर्नमेंट जो है ना वहाँ वो भी इन्वॉल्व। जी जी जी। कम्युनिटी पॉलिसिंग हो सकती है, उसके ज़रिए हो सकता है हमारे पास। कम्युनिटी पॉलिसिंग में यही होता है कि पब्लिक जो ना वो या गवर्नमेंट जो ना वो कम्युनिटी के साथ पॉलिसीज़ बनाती है, और आपके पास कंप्लेंट सिस्टम होता है, उसके ज़रिए भी आप जो ना अपना हक या अपनी जो ना पार्टिसिपेशन ले सकते हो। प्रोटेस्ट होता है हमारे पास। तो ये कुछ वेज हैं जिससे जो ना वो पब्लिक जो ना वो पार्टिसिपेट कर सकती है गवर्नेंस में। अगेन इसमें हम एग्जांपल जो सिटीजन पोर्टल की भी दे सकते हैं। यस मैम। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगी आज की क्लास में, जिसमें आप जो है वो बिल्कुल जो है वो उसमें सैचुरेट हो जाए। बहुत मिनिमल सी डिस्कशन करेंगे और एट द सेम टाइम आई वांट कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। एक तो ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल व्यू। थियोरेटिकल की बात करें जहाँ पे थ्योरीज अप्लाई होती हैं, प्रैक्टिकल की बात करें जहाँ पे वही थ्योरीज जो थ्योरी से कन्वर्ट होती हैं पॉलिसीज में, और आगे चल के उसी को गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है। सबसे पहला इसका जो स्कोप है, अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टेक्निक्स यूज कर सकती है। लाइकवाइज इसमें लूथर गुलिक की एक टेक्निक है विच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस सारी चीज को कैटेगराइज करें और हम कोई एग्जांपल इसके साथ दें, तो हम जैसे कि अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि कोई रोड बनाना है और बहुत उसका जो है वो उसकी हालत उस तरह से नहीं है कि मतलब लोग उसको जो है यूज कर सकें, तो इट मीन्स सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट की बात करें तो वो प्लानिंग करेगी, देन ऑर्गेनाइज करेगी वहां पे किस तरह से जो है वो
उस रोड को ठीक किया जा सकता है। अब बात आती है वहां पे किन लोगों को उसके साथ जो है वो लिंक करना है कि वो रोड ठीक कर सके। लाइकवाइज ऑब्वियसली स्टाफिंग करना, देन डायरेक्शन क्रिएट करना, कितने टाइम में उस चीज को जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है, कहाँ तक जो है प्रोसेस में वो रोड कंप्लीट हो रही है। कोऑर्डिनेशन में या कोऑर्डिनेटिंग की बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेशन रखना कि अभी को किस स्टेज में है और फ्यूचर में कहाँ तक जो है उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देन रिपोर्टिंग एंड देन लास्ट वन इज बजटिंग। बजटिंग तो बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट प्रोग्राम के बजट होगा तो पॉसिबल है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रीबिल्ड हो सके। तो दिस इज हाउ with the help of this like theoretical model created by Luther Gulick, like post chord from the planning till to budgeting, कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो टेक्निक्स यूज करके इफेक्टिव कर सकती है अपने डिपार्टमेंट को। तो ये एक ब्रॉडर लेवल की बात करते हैं। When it comes to the narrow और integral view की, तो ये कॉम्पस करता है गवर्नमेंट के अंदर, लाइक विद इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो एक्टिविटीज को कैसे जो है वो मैनेज किया जा सकते हैं। यहाँ पे क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशियल फंक्शंस। अच्छा, मैं यहाँ पे ये नहीं चाह रही कि मैं इसी को कंप्लीट कर लूँ और आपका आइडिया भी नहीं क्लियर हो, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट कर एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। फराज बच्चे आपने जी फराज बच्चे आपने हैंड रेज किया है। मैम ब्रॉड में बेसिकली वो जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देख रहा है और नैरो में देख रहा है वो लाइक स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एक्शन वगैरह आ जाते हैं। हाँ जी, कह सकते हैं जो ब्रॉड है उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब मिनिमम जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उन चीजों का, और बेसिकली वो तो ज्यादा ही चली जाती है ना, तब उसका जो लेवल है थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो जाता है। ओके मैम। जी फराज मुझे आपने हैंडल किया है। मैम यहाँ पे बजटिंग लास्ट में कैसे आई है? बजटिंग तो पहले आनी चाहिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट का जब भी कोई प्लान किया जाता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें उसी में फाइनल होती हैं, देन एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं। और मैम रिपोर्टिंग तो यहाँ पे सूट ही नहीं हो रहा, मतलब वो प्लान तो अभी थ्योरेटिकल है। ओके, रिपोर्टिंग इसलिए किया जाता है, उसमें ये देखा जाता है किन मेंबर्स को चूज किया जाएगा उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स के लिए कि कहाँ तक। ऑब्वियसली इसकी कम्युनिकेशन तो गवर्नमेंट जो लीडर तक पहुंचानी है या जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस तक जानी है, तो वो जो है वो रिपोर्टिंग करेगा उस ड्यूरेट, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन और किस तरह से कहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे ऑनवर्ड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई गेस फराज बच्चे आपकी तरफ अजान स्टार्ट हुई है और आपने इसलिए जो है वो म्यूट किया। अच्छा, यहाँ पे ना बच्ची का क्वेश्चन था, चैट में शेयर किया था। अच्छा बच्चे, आप जिसे आप बात करते हैं ना लाइबा, आपने आई गेस क्वेश्चन किया है कि जनरल स्टडीज या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन मैं इसी पॉइंट पे हूँ जैसे पहले भी हमने डिस्कशन की, कोई भी सब्जेक्ट है, आइदर आप जनरल स्टडीज की बात करें, क्रिमिनोलॉजी की बात करें, यूरोपियन हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सब्जेक्ट को कवर करना और किस तरह से आप उसको लेके चलते हैं, किस हद तक उसको प्रिपेयर करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई भी सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं होता कि जिसको ना कर सके। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि जनरल स्टडीज रखना है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखना है। सिलेबस आप देख लें, आप इवन 2-3 मजीद क्लासेस ले लें और देन आपके पास एक जो है एक अल्टीमेट पॉइंट पे आ जाएंगे कि कौन सा चूज करना चाहिए। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी अनटिल अनलेस आप मेरे साथ 2-3 और लेक्चर्स नहीं ले लेते तो। ठीक है लाइबा बच्चे, आई होप आपकी क्यूरी क्लियर है। ठीक है, अच्छा क्लास हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आगे जो है वो लेटर क्लासेस में हम फर्दर टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों को
पहले ही मैं बता दिया करूंगी आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में के अगर नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा टॉपिक करेंगे सो दैट आप एग्जांपल्स लेके आ सकें, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, देन इसको करना जो है वो ज्यादा इजी रहेगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। जी कुलसुम बच्चे आपने हैंड रेज किया है, व्हाट यू वांट टू आस्क? मैम इस ग्रुप में जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं मैम, इसमें गवर्नेंस या पब्लिक पॉलिसीज जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो मैंने वही सिलेक्ट किया मैम, फिर वो आगे हम पढ़ेंगे या नहीं? हाँ जी पढ़ेंगे, यस। ओके मैम। चले ठीक है, क्लास अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, और लेटर ऑन जो डिफरेंट फर्दर टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। स्लाइड्स अभी शेयर नहीं होंगी, जब हम कंप्लीट कर लेंगे देन स्लाइड शेयर करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।